एक दिन की बात है जब मैं घर में अकेली थी और मेरे कमर में दर्द आ गया था। वही मालिश करने के बहाने में मेरे देवर ने वह सब किया जो मेरा पति ने आज तक नहीं कर पाया था। मुझे बहुत ही सुकून मिला। आप लोग को सुनकर बहुत मज़ा आएगा। लास्ट तक सुन, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किस तरह क्या किया। 25 साल के युवा आरव और उसकी 30 साल की खूबसूरत भाभी अनन्या की। अनन्या एक आकर्षक और सौम्य स्वभाव वाली महिला थीं, जिनकी मुस्कान में एक अलग ही जादू था। एक दिन की बात है, अनन्या को कमर में तेज दर्द हुआ। शायद लंबे समय तक घर के काम करने की वजह से उनकी कमर में अकड़ आ गई थी। शाम का समय था। आरव, जो हमेशा अनन्या की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था, उनके बेडरूम में आया। उसने देखा कि अनन्या दर्द से परेशान थीं। उसने नरम स्वर में कहा, भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अनन्या ने शर्माते हुए मना किया, नहीं आरव, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन आरव ने प्यार भरे अंदाज में जिद की, भाभी, बाम लगाना आसान है, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसकी आंखों में सच्ची फिक्र देखकर अनन्या मना नहीं कर पाई। वह पेट के बल बेड पर लेट गईं और अपनी क्रीम रंग की साड़ी को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया। यहाँ लगाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आरव ने अपनी उंगलियों पर बाम लिया और धीरे धीरे अनन्या की कमर पर मलना शुरू किया। जैसे ही उसके गर्म हाथ अनन्या की नाजुक त्वचा को छुए, उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आरव की उंगलियां धीरे धीरे उनकी कमर पर फिसल रही थीं और हर स्पर्श के साथ अनन्या का दर्द जैसे पिघल रहा था। भाभी, दर्द अब कहाँ है? आरव ने पूछा। अनन्या, जो उस पल में खो सी गई थी, अनायास ही बोल पड़ी, थोड़ा और नीचे। आरव ने बाम को और नीचे लगाना शुरू किया। उसका स्पर्श इतना नरम और सावधान था कि अनन्या को लग रहा था जैसे कोई जादू हो रहा हो। भाभी, अगर आप साड़ी को थोड़ा और ढीला कर दें तो बाम अच्छे से लग जाएगा, आरव ने हल्के शर्माते हुए कहा। अनन्या ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, लेकिन फिर उन्होंने साड़ी को थोड़ा और नीचे सरका दिया। आरव ने उनकी गोरी और मुलायम त्वचा की तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा इतनी साफ और नरम है जैसे रेशम। इस बात पर अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। वह पेट के बल लेटी थीं, इसीलिए आरव उनकी शर्माई मुस्कान नहीं देख सका। मालिश के दौरान दोनों के बीच एक अनकहा स्नेह पनप रहा था। कुछ देर बाद अनन्या ने कहा, बस आरव, अब ठीक है। आरव चुपचाप उठा और कमरे से चला गया। अनन्या को उस रात एक अनोखा सुकून मिला। सालों बाद किसी ने उनकी इतनी फिक्र की थी, जिसमें देखभाल और प्यार दोनों थे। अगली सुबह अनन्या ने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। नहाने के बाद उन्होंने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी, जिसके किनारों पर चांदी की कढ़ाई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा सिल्वर हाई हील सैंडल पहने और हल्का मेकअप किया। किचन में नाश्ता बनाते समय उनकी नज़र बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। तभी आरव नीचे उतरा। उसने अनन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, आज तो आप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। लगता है मेरी मालिश का जादू चल गया। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जादू तो तूने किया ही है। नाश्ते के दौरान आरव ने पूछा, भाभी, आप साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती हैं, फिर इसे इतना कम क्यों पहनती हैं? अनन्या ने जवाब दिया, बस कभी कभी खास मौक़ों पर। वैसे तुझे साड़ी इतनी पसंद क्यों है? आरव ने शर्माते हुए कहा, पता नहीं भाभी, मुझे लगता है आप साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। उस रात आरव ने बाहर से खाना लाने का वादा किया। अनन्या ने दिन भर घर के काम निपटाए और फिर आरव के कमरे की सफाई करने गईं। वहां बेड के नीचे उन्हें एक सफेद रेशमी कपड़ा दिखा। उसे उठाकर देखा तो वह एक महिला का अधोवस्त्र था। अनन्या को एक पल के लिए हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले आरव का दोस्त रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड रीना इस कमरे में थे। शायद यह रीना का ही था। अनन्या ने उसे एक तरफ रख दिया और बाकी सफाई पूरी की। शाम को आरव खाना लेकर लौटा। अनन्या ने उस दिन फिर से साड़ी पहनी थी, इस बार गुलाबी रंग की। आरव की नज़रें उनकी खूबसूरती पर ठहर गईं। भाभी, आप तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं, उसने चंचल अंदाज में कहा। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, बस बस, अब तारीफ बंद कर, चल शरबत बना देती हूँ। दोनों बेडरूम में बैठकर बातें करने लगे। अनन्या ने पूछा, आरव,
मेरी कमर अब बिल्कुल ठीक है। फिर भी तू इतना ख्याल क्यों रखता है? आरव ने गंभीर होकर कहा। भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, एक दोस्त भी हैं। आपकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। अनन्या का दिल उसकी बातों से पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहुत अच्छा है, आरव। उस रात दोनों के बीच की बातचीत में एक गहरा स्नेह और विश्वास था। अनन्या को लग रहा था कि आरव का साथ उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। अनन्या और आरव के बीच की यह मुलाकात अब और गहरी होने लगी थी। उस रात जब दोनों शरबत पीते हुए बातें कर रहे थे, कमरे में एक हल्की सी खामोशी छा गई। अनन्या ने अपनी साड़ी की प्लीट्स को ठीक करते हुए आरव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तू इतना ध्यान रखता है मेरा। कभी कभी लगता है कि तू मेरे लिए परिवार से भी बढ़कर है। आरव ने शर्माते हुए जवाब दिया, भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना यह घर अधूरा लगता है। उसकी आंखों में सच्चाई और स्नेह साफ झलक रहा था। अनन्या का दिल एक पल के लिए धड़का। उसने बात को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा, अब ये तारीफें बंद कर और बता, तुझे मेरी साड़ी इतनी क्यों पसंद आई आज? आरव ने हंसते हुए कहा, भाभी, साड़ी में आपका एक अलग ही रौब है। और वो सिल्वर हाई हील सैंडल, बस क्या कहूँ, आप किसी राजकुमारी की तरह लगती हैं। अनन्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, बस बस, अब बहुत हो गया, चल अब खाना लगाते हैं। दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के दौरान आरव ने अनन्या से पूछा, भाभी, आप कभी बाहर घूमने क्यों नहीं जाती? हम दोनों कहीं चलें, शायद आपको अच्छा लगे। अनन्या ने एक पल सोचा और फिर कहा, हम, ठीक है, लेकिन कहाँ? आरव ने उत्साह से कहा, क्यों ना इस वीकेंड हम पास के हिल स्टेशन चलें। वहाँ की ठंडी हवा और हरियाली आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देगी। अनन्या को यह विचार पसंद आया। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तू सारी प्लानिंग करेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए वादा किया, बिल्कुल भाभी, आप बस तैयार रहिए। वीकेंड का सफ़र शनिवार की सुबह आरव और अनन्या कार में पास के हिल स्टेशन के लिए निकल पड़े। अनन्या ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने अपनी पसंदीदा हाई हील सैंडल पहनी थीं। आरव ने उन्हें देखकर मजाक में कहा, भाभी, आप तो इस साड़ी में पहाड़ों की रानी लग रही हैं। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, और तू मेरे राजकुमार? दोनों हंस पड़े और इस हल्के फुल्के मजाक ने उनके सफ़र को और मज़ेदार बना दिया। हिल स्टेशन पहुंचते ही ठंडी हवा ने अनन्या को तरोताज़ा कर दिया। दोनों ने वहां की वादियों में टहलना शुरू किया। आरव ने अनन्या का ख्याल रखते हुए उन्हें एक सुंदर सी जगह दिखाई जहां से सूर्यास्त का नज़ारा देखा जा सकता था। दोनों एक चट्टान पर बैठ गए। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, कितने दिन बाद ऐसा सुकून मिला है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आरव ने नरम स्वर में कहा, भाभी, मुझे बस आपकी मुस्कान देखनी थी। उसकी बातों में एक गहरा स्नेह था जो अनन्या के दिल को छू गया। सूर्यास्त के नारंगी रंगों के बीच दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और मजबूत हो रहा था। अनन्या ने आरव की ओर देखा और कहा, तूने मेरे लिए इतना किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वापसी और एक नया मोड़ वापसी के रास्ते में अनन्या ने आरव से पूछा, आरव, तूने कभी सोचा है कि तुझे कैसी लड़की चाहिए? आरव ने हंसते हुए कहा, भाभी, मुझे कोई ऐसी चाहिए जो आप जैसी हो, देखभाल करने वाली, हंसमुख और थोड़ा सा स्टाइलिश। अनन्या ने मजाक में कहा, तो फिर मुझे ढूंढ ले। दोनों फिर से हंस पड़े, लेकिन इस बार उनकी हंसी में एक गहरी भावना थी। घर पहुंचने के बाद अनन्या ने रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद जब दोनों फिर से बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे, अनन्या ने अचानक कहा, आरव, तूने मेरी कमर की मालिश की थी ना, आज फिर से थोड़ा दर्द हो रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चंचल सी चमक थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए भाभी, मैं फिर से जादू करता हूँ। इस बार अनन्या ने अपनी साड़ी को पहले से ही थोड़ा ढीला कर लिया। आरव ने बाम लिया और धीरे धीरे उसकी कमर पर मालिश शुरू की। इस बार मालिश के दौरान दोनों के बीच की खामोशी कुछ और ही कह रही थी। अनन्या ने धीरे से कहा, आरव, तेरा स्पर्श सचमुच जादुई है। आरव ने जवाब दिया, भाभी, ये जादू सिर्फ आपके लिए है। उसकी बातों में एक गहरा स्नेह था जो अनन्या को और करीब ले आया। मालिश के बाद अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे लिए बहुत ख़ास है,
आरव, उस रात दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ भाभी और देवर का नहीं रहा। यह एक गहरी दोस्ती, स्नेह और विश्वास का रिश्ता बन चुका था, जिसमें एक अनकहा प्यार भी शामिल था। एक नई सुबह की शुरुआत सर्द रात थी और गांव की शांत वादियों में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। राधा, एक विधवा जो अपने पति के गुजरने के बाद से अकेलेपन की साए में जी रही थी, अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हे के पास बैठी थी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। उसका देवर किशन, जो गांव में अपनी मेहनत और नेकदिली के लिए जाना जाता था, अक्सर उसका ध्यान रखता था। किशन और राधा के बीच का रिश्ता हमेशा से सादगी और सम्मान से भरा था। लेकिन उस रात, जब हवा में ठंडक थी और आसमान में तारे चमक रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जो राधा के दिल को छू गया। रात के 11 बजे होंगे। राधा अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। राधा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अपनी चादर लपेटी और दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन है? उसने हल्की सी डरी हुई आवाज में पूछा। भाभी, मैं हूं, किशन। बाहर से आवाज आई। राधा ने दरवाजा खोला। किशन बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राधा ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी रात को, किशन, सब ठीक है ना? राधा ने चिंता से पूछा। किशन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। भाभी, सब ठीक है, बस मन नहीं लगा। सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। राधा को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। दोनों आंगन में बैठ गए, जहां चांद की रोशनी फैली हुई थी। किशन ने लालटेन को एक तरफ रख दिया और राधा की ओर देखा। भाभी, मैं जानता हूँ आपके लिए ये साल आसान नहीं रहे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है, लेकिन आज आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कांप थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या बात है किशन? उसने धीरे से पूछा। किशन ने एक पल रुककर कहा, भाभी, मैंने हमेशा आपके लिए अपने दिल में एक खास जगह रखी है। पहले तो ये सिर्फ सम्मान था, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ और हो गया। मैं जानता हूँ ये गलत लग सकता है, लेकिन मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, न सिर्फ एक देवर के रूप में, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। राधा की सांसें थम सी गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किशन के मन में उसके लिए ऐसी भावनाएं होंगी। उसका मन उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज की रीतियां थीं और दूसरी तरफ किशन की सच्चाई, जो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। किशन, ये सब इतना आसान नहीं है, राधा ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और उलझन थी। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं जानता हूँ भाभी, किशन ने कहा। मैं आपसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे दिल की बात जान लें। मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, चाहे आप जो भी फैसला लें। उस रात दोनों चुपचाप चांद की रोशनी में बैठे रहे। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था, लेकिन कहीं गहरे में उसे किशन की बातों में एक सुकून भी मिला। शायद ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो समय के साथ उनके रिश्ते को न्याय एक नई सुबह की शुरुआत जारी। चांद की रोशनी में राधा और किशन के बीच की खामोशी कुछ देर तक बनी रही। हवा में ठंडक थी, लेकिन किशन की बातों ने राधा के मन में एक गर्माहट सी पैदा कर दी थी। वह चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, जहां तारे मानो उनकी इस अनकही कहानी के साक्षी बन रहे थे। किशन ने भी चुप्पी नहीं तोड़ी। शायद वह राधा को अपने मन की उथल पुथल को समझने का वक्त देना चाहता था। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से सिर उठाया और किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उलझन, डर और शायद कहीं गहरे में एक उम्मीद। किशन, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में कितने साल सिर्फ खामोशी और अकेलेपन के नाम रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए ऐसा सोचेगा, खासकर तुम। किशन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भाभी,
मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, सबके लिए, पर खुद के लिए कभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुस्कुराएं, फिर से जिएं। राधा के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने अपने पति को खोने के बाद जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोया था। गांव की नज़रें, समाज की रीतियां और अपने दिल की खामोशी ने उसे बांध रखा था। लेकिन किशन की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे झकझोर रही थी। किशन, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या होगा? राधा ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी हिचक थी। गांव वाले, रिश्तेदार, सब क्या कहेंगे? मैं एक विधवा हूँ और तुम मेरे देवर। ये दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। किशन ने एक गहरी सांस ली और राधा की आंखों में देखा। भाभी, दुनिया का डर मुझे भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम अपने दिल की सुनने की हिम्मत नहीं करेंगे तो क्या हम सचमुच जिएंगे? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सालों बाद किसी के मुंह से ऐसी बात सुनी थी जो सिर्फ उसके लिए थी, उसके दिल के लिए। उसने किशन की ओर देखा और पहली बार उसे उसकी मुस्कान में एक सुकून दिखा। किशन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श गर्म था और उसमें एक अजीब सी ताकत थी जो राधा को बता रही थी कि वह अकेली नहीं है। किशन, मुझे वक्त चाहिए, राधा ने धीरे से कहा। उसका हाथ अभी भी किशन के हाथ में था। मुझे सोचने का समय दो, ये फैसला आसान नहीं है। किशन ने हल्के से सिर हिलाया। भाभी, मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त आपको चाहिए उतना लीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने दिल की सुने। उस रात जब किशन वापस अपने घर लौटा, राधा आंगन में अकेली बैठी रही। चांद अब और चमक रहा था, मानो उसकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। राधा ने अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि कैसे किशन ने हमेशा उसका साथ दिया था जब वह बीमार पड़ी थी, जब गांव वालों ने उसकी विधवा होने की वजह से ताने मारे थे, जब उसने अकेले में आंसू बहाए थे। किशन हमेशा चुपके से उसका ख्याल रखता था। दिन बीतने लगे। किशन और राधा के बीच की बातचीत अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। किशन उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाने की कोशिश करता। कभी वह उसके लिए बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाई लाता, तो कभी आंगन में बैठकर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। राधा को लगने लगा था कि उसका दिल, जो सालों से खामोश था, अब धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से रंगा हुआ था, राधा ने किशन को अपने पास बुलाया। किशन, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई दृढ़ता थी। मैंने सोच लिया। मैं नहीं जानती कि ये रास्ता आसान होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। किशन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने राधा का हाथ थामा और कहा, भाभी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उस पल सूरज की आखिरी किरणों ने उनके चेहरों को रोशन किया और राधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है, प्यार का, साथ का और एक नई सुबह का। अर्थ दे सकती थी, एक नई सुबह की शुरुआत। जारी, राधा और किशन का फैसला उनके दिलों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। उस सूरज ढलने के पल ने न सिर्फ उनके रिश्ते को एक नया नाम दिया, बल्कि राधा के मन में बरसों से जमी उदासी को भी पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव की तंग गलियों और चौक चौराहों पर नजरें और बातें तेजी से फैलती थीं। राधा और किशन दोनों जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी। फिर भी किशन की आंखों में जो दृढ़ता थी, वह राधा को हिम्मत दे रही थी। अगले कुछ दिन राधा के लिए एक सपने जैसे थे। किशन हर छोटी छोटी बात में उसका ध्यान रखता। सुबह सुबह वह राधा के लिए तुलसी के पौधे के पास पानी का लोटा रख जाता, ताकि उसे दूर कुएं तक न जाना पड़े। कभी वह गांव के मेले से राधा के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाता, और राधा, जो सालों से सादी साड़ियों में बंधी थी, उन चूड़ियों को देखकर शर्मा उठती। किशन की हर बात, हर हरकत में एक प्यार था जो राधा को फिर से जीने की वजह दे रहा था। एक शाम जब राधा आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, किशन पास आकर बैठ गया। उसने एक छोटा सा गुलाब का फूल राधा की ओर बढ़ाया। ये आपके लिए भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने फूल को हाथ में लिया। उसकी खुशबू ने उसके मन को एक अजीब सी ताजगी दी। किशन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ये कहानी गांव वालों को पसंद नहीं आएगी?
राधा ने फूल को सूंघते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब डर कम और एक नई हिम्मत ज़्यादा थी। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैंने पहले ही कहा था, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। लेकिन अगर आपको डर है तो मैं आपके साथ गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हमारा रिश्ता सच्चाई और सम्मान पर टिका है। राधा ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया। उसे किशन की बातों पर भरोसा था, लेकिन गांव की रूढ़ियों का डर अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं बाकी था। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे अपने पति की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या मैं अपने लिए जीने का हक रखती हूँ? तभी हवा का एक झोंका आया और खिड़की के पास रखा गुलाब का फूल हल्के से हिला। राधा को लगा मानो उसका जवाब मिल गया हो। अगले दिन किशन ने गांव के पंचायत के मुखिया रामलाल जी से मिलने का फैसला किया। वह राधा के साथ गया ताकि दोनों मिलकर अपनी बात रख सकें। रामलाल जी एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे जो गांव में सबके लिए सम्मानित थे। किशन ने सारी बात खुलकर बताई, कैसे उसने राधा की जिंदगी में एक नया रंग भरने की कोशिश की और कैसे वह उसका हमेशा साथ देना चाहता है। रामलाल जी ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर राधा की ओर देखकर कहा, बेटी, तुमने बहुत दुख देखा है। अगर तुम्हारा दिल किशन के साथ खुश है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन गांव की बातें आसान नहीं होती। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मजबूती से निभाना होगा। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ बाबूजी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आएं। रामलाल जी ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गांव वालों को समझाने का वादा किया ताकि राधा और किशन को कोई परेशानी न हो। उस दिन जब राधा और किशन पंचायत के घर से बाहर निकले तो आसमान में बादल छाए थे, लेकिन राधा के दिल में एक नई रोशनी थी। वक्त बीतता गया। गांव में कुछ लोग अब भी ताने मारते, लेकिन किशन और राधा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। किशन ने राधा के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहां वह हर सुबह फूलों को पानी देती और किशन के साथ हंसती बातें करती। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राधा, जो कभी सिर्फ एक विधवा के रूप में जानी जाती थी, अब किशन की साथी के रूप में गांव की कहानियों में शामिल हो गई थी। एक साल बाद गांव के मेले में राधा और किशन साथ साथ घूम रहे थे। राधा ने पहली बार रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी और उसकी कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थीं। किशन ने उसकी ओर देखा और कहा, भाभी, तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग है। राधा ने शर्माते हुए कहा, किशन, अब मुझे भाभी मत बुलाओ, बस राधा कहो। किशन ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और दोनों मेले की भीड़ में खो गए, जहां उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियाँ तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना पीना, बाजार सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे।
तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है आप कहाँ करते थे कि ज़िंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें, और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ छटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी, और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज़ गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली,
अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या जरूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे। तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा, तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या जरूरत? उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद को सुकून दे रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से बारिश ला दी। लेकिन ये रास्ता, क्या हम सही जा रहे हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अखिलेश जी, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात दबा लें तो क्या जीना बाकी रह जाएगा? उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हम बस एक दूसरे के करीब बैठे, पुरानी यादों को ताज़ा किया। अखिलेश जी ने बताया कि कैसे वह और माँ हर बारिश में छत पर चाय पीते थे। मैंने कहा, तो चलिए, कल हम भी छत पर चाय पियेंगे। वह मुस्कुराए और बोले, रिया, तू सच में मेरी जिंदगी में एक नई धुन ले आई है। अगले दिन मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। घर लौटते वक्त मैंने बाजार से अखिलेश जी की पसंद की मिठाई, रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अखिलेश जी ने छत को सजा रखा था। पुरानी कुर्सियों पर रंग बिरंगे तकिए और एक छोटा सा रेडियो जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। ये क्या अखिलेश जी? मैंने हंसकर पूछा। वह शर्माते हुए बोले, सोचा तुझे बारिश में चाय पिलाऊं, जैसे पुराने दिन थे। मेरे दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। हम छत पर बैठे। बारिश की हल्की फुहारें थीं और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन बज रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अखिलेश जी, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो फिर ये धड़कन कभी रुकने न दें। उस रात जब हम छत से नीचे आए, अखिलेश जी ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो पल इतना कोमल, इतना पवित्र था कि मेरे दिल में जैसे सारी दुनिया की खुशी समा गई। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के दिलों को थाम लिया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अखिलेश जी फिर से गली की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। मैं जब दफ्तर से लौटती तो वह मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाकर रखते। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का पौधा लाकर कहा, रिया, ये तेरा है, जैसे तूने मेरे सूखे हुए दिल में फिर से फूल खिलाए। मैंने वो पौधा लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, अखिलेश जी, ये फूल हम दोनों का है, हम इसे साथ मिलकर खिलाएंगे। बाहर की दुनिया में लोग अब भी बातें करते थे। कुछ ने हमें स्वीकार किया, कुछ ने नज़रें फेर लीं, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई दुनिया बस रही थी, जहाँ न कोई नाम था, न कोई रिश्ता, बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन बन गए थे। रात के 1 बजे धड़कनें तेज थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और चटकनी की आवाज़ आई। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं। मैं चुप रही, सांसें थामे, अपने दिल को समझाने की कोशिश करती रही। उस रात जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 26 साल। मैं अपने ससुर रमेश जी के साथ लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियाँ तंग हैं, लेकिन दिलों में जो उथल पुथल चल रही है वह बिल्कुल नई है। 2 साल पहले मेरी सास सुनीता माँ को बीमारी ने हमसे छीन लिया। मेरे पति अर्जुन तो 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और रमेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मैं दिन भर एक बीपीओ में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना, बाजार और बाकी जिम्मेदारियां संभालती हूँ।
रमेश जी कभी मोहल्ले के सबसे हंसमुख इंसान हुआ करते थे। उनकी गहरी आवाज़ और ठहाके गलियों में गूंजते थे। हर शाम चौपाल पर उनके दोस्तों का जमावड़ा लगता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी पर क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देती थी। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी जिंदगी में फिर से रौनक ला सकती हूँ? एक रात करीब 2:30 मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था। बाहर सड़क पर कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। रमेश जी का कमरा ऊपर था, मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या हुआ? डरते डरते मैं दबे पांव ऊपर गई। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। रमेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे। दूसरा हाथ शायद कुछ और कर रहा था। तभी उनके पास रखा स्टील का गिलास जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए थे कि उन्हें भनक तक नहीं हुई। मैंने देखा, वह एक वीडियो में डूबे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं चुपके से नीचे अपने कमरे में लौट आई। नीचे आकर जो मैंने देखा, उस पर यकीन करना मुश्किल था। रमेश जी, जिन्हें मैं हमेशा एक पिता की तरह देखती थी, क्या वह भी इस अकेलेपन से जूझ रहे थे? लेकिन फिर मैंने सोचा, यह तो इंसानी फितरत है, इसमें गलत क्या है? उनके अकेलेपन ने मेरे दिल को छू लिया। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में बुझी उस चिंगारी को फिर से जला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाया, प्याज का पराठा और मसाला चाय। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। रमेश जी, आपकी वो पुरानी हंसी वापस लाने के लिए ये पराठा तो छोटी सी बात है। वह हल्के से मुस्कुराए और मेरे दिल को सुकून सा मिला। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गलियों में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, रमेश जी ने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को गहरे तक छू गई। मैंने धीरे से कहा, रमेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटी, रमेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, रमेश जी, आपको याद है, आप कहाँ करते थे कि जिंदगी एक समंदर है जो थमता नहीं। वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब मेरा समंदर सूख सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए, हम इस समंदर में फिर से लहरें लाते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि रमेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक अनकही चाहत भी। मैंने पूछा, रमेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने जो आज कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, रमेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है। शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी तो नहीं रुकती। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, रमेश जी, जो आसान। रोमांटिक कहानी। एक बारिश भरी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे समय की गति को माप रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से आसमान कभी कभी चमक उठता था। मैं, अनन्या, 22 साल की, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा पसरा था। मेरे माता पिता और भाई बहन एक पारिवारिक शादी में गए थे और मैं घर की देखभाल के लिए रुक गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे चचेरे भाई आरव 28 साल के थे, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुके थे ताकि मैं अकेली न रहूं। बिजली की कड़क से मेरे दिल में डर सा समा गया। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे मैंने आवाज दी, आरव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही पलों में आरव मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
अनन्या, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाई और कहा, भैया, यहाँ लेट जाइए, मुझे सचमुच डर लग रहा है। आरव हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास लेट गए। उनकी मौजूदगी से मेरा डर कुछ कम हुआ। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उनकी सांसों की हल्की गति से कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। अचानक एक और तेज बिजली कड़की। मैं डरकर आरव से लिपट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी और उनकी बाहों में मुझे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर तक मैं वैसे ही लिपटी रही। फिर धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। न डर, न घबराहट, बल्कि कुछ और, जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे दिल को छू रहा हो। आरव ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं उसमें खो सी गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाई। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रात भर बातें करते थे और कैसे उनकी पहली पसंद की लड़की ने उन्हें एक बार बारिश में भीगते हुए देखकर छाता दे दिया था। मैं हंस पड़ी। भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। वो भी हंसे और बोले, अरे, अब तो बस पुरानी यादें बची हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कोई खास दोस्त है स्कूल में? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ाई में डूबी रहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की अनकही बातों को पढ़ रहे हों। उस रात हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप किचन में? वो हंसे, हाँ, तुझे डर से बचाने के बाद अब भूख से भी बचाना है। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन हमने साथ में नाश्ता किया और फिर वो अपने काम पर चले गए। शादी का सीज़न और अनन्या का अकेलापन। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी और शादियों का मौसम भी जोरों पर था। मेरे घर में खाला की बेटी की शादी थी और सबको वहां जाना था। लेकिन घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रुकूंगी। मुझे शादी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के आगे मैंने हामी भर दी। पापा ने आरव को फ़ोन किया। आरव, कुछ दिन के लिए अनन्या के साथ हमारे घर रह सकते हो? वो अकेली है और हमें उसकी चिंता है। आरव तुरंत तैयार हो गए। अंकल, चिंता न करें, मैं रात को घर आ जाऊंगा और अनन्या की देखभाल करूंगा। आरव की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, इसलिए वो अकेले थे। शाम को जब सब शादी के लिए निकल गए, मैं घर में अकेली थी। तभी आरव का फ़ोन आया। अनन्या, खाने में क्या खाएगी? मैंने हंसते हुए कहा, भैया, कुछ तीखा और स्वादिष्ट, जैसे पनीर टिक्का। वो बोले, ठीक है, मैं ले आता हूँ। जब वो आए तो उनके साथ पनीर टिक्का और ढेर सारी मिठाइयाँ हुई थीं। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। आरव ने मुझसे कहा, अनन्या, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, भैया, आप भी तो कम हैंडसम नहीं हैं। चाची कितनी लकी हैं। वो हंसे और बोले, अरे, शादी के बाद तो बस काम और घर की भागदौड़ है, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर पुराने दिन याद आ गए। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे तक हम हंसते बतियाते रहे। आरव की बातों में एक अजीब सा जादू था। वो हर पल को हल्का और खुशनुमा बना देते थे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में। एक अनकहा एहसास। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन आरव अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, भैया उठिए, आपको लेट हो जाएगा। जब वो नहीं उठे तो मैं उनके कमरे में गई। उनकी नींद में एक मासूमियत थी जो मुझे देखते ही रहने को मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से उनकी चादर खींची और वो एकदम से उठ बैठे। अरे अनन्या, इतनी सुबह? मैं हंस पड़ी और बोली, भैया, नाश्ता तैयार है, जल्दी नहा लीजिए। उस दिन घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। मैंने पेंटिंग की, फिर फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा कि आरव के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से नहाया और अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहनी। ये ड्रेस मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आरव की नज़र मुझ पर ठहर गई। वाह अनन्या,
ये ड्रेस तो तुम पर कमाल लग रही है, उन्होंने कहा। उनकी तारीफ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात बिजली चली गई। गर्मी से मैं पसीने में भीग चुकी थी। आरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, अनन्या, गर्मी बहुत है, चलो खाना बनाते हैं। हमने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उनकी नज़रें बार बार मुझ पर रुक रही थीं। मुझे उनकी नज़रों में एक अनकहा सा आकर्षण दिख रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो मेरे चचेरे भाई थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन की उलझनें गलत दिशा में जाएं। खाना बनने के बाद मैंने फिर से नहाया और एक हल्की नाइटी पहनी। जब मैं छत पर गई, जहां हमने सोने का फैसला किया था, तो आरव मुझे देखकर चुप हो गए। अनन्या, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं शर्मा गई और बोली, भैया, आप भी तो कम नहीं हैं। एक नई शुरुआत उस रात छत पर लेटे हुए हमने ढेर सारी बातें की। आरव ने मुझसे पूछा, अनन्या, तुम्हारा सपना क्या है? तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? मैंने कहा, भैया, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार हो, सुकून हो, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा इंसान जरूर मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात हमारी बातों में एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मैंने महसूस किया कि आरव सिर्फ मेरे भाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जो मेरे हर डर, हर सपने को समझते थे। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा लौटे, तो मैंने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आरव मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके मेरी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछते। उनकी बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती थीं। समय बीता और एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन जब भी शादी करूँगी वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेरे सपनों को समझे। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अपने सपनों को सच करने की राह चुनी। और आरव, वो मेरे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान रहेंगे, न सिर्फ मेरे भाई, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जिन्होंने मुझे मेरे डर से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना सिखाया।